रिसेंटली एक स्टडी की गई थी जिसमें पाया गया कि रैकून डॉग्स जो चाइना के सी फूड मार्केट में बिक रहे थे, इनकी वजह से कोविड फैला था। सी फूड मार्केट एक प्रकार का बाजार होता है जहां मछलियां एंड मछलियों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। एंड अभी कुछ एक्सपर्ट्स ने एविडेंस पाए हैं कि इन्हीं सी फूड मार्केट्स में इन्फेक्टेड रैकून डॉग्स को इलीगली बेचा जा रहा था, चाइना के वुहान में। एंड शायद इसी की वजह से कोरोना वायरस फैला था। एंड ये इन्फॉर्मेशन एक जेनेटिक डाटा से ली गई है जो चाइना के रिसर्चर्स ने अपलोड की थी। इंडिया और नेपाल के बीच 3 दिन का नेपाल इंडिया लिटरेचर फेस्टिवल किया गया। एंड इस लिटरेचर फेस्टिवल में विराटनगर डिक्लेरेशन के 10 पॉइंट्स को अपनाया गया। विराटनगर नेपाल में स्थित एक जगह है जो जूट मिल्स के लिए जाना जाता है। एंड यहाँ नेपाल की पहली लार्ज स्केल इंडस्ट्री बनी थी। विराटनगर डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग नेपाली लिटरेचर को हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा एंड कुछ हिंदी लिटरेचर्स को नेपाली में कन्वर्ट किया जाएगा फॉर म्यूचुअल प्रमोशन। ज़्लैटन इब्राहिमोविक दुनिया के ओल्डेस्ट गोल स्कोरर बन गए हैं। इनकी एज है 41। इसके पहले ये रिकॉर्ड एलेसैंड्रो कोस्टा कुर्टा के नाम पे था। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप ये दुनिया की ओल्डेस्ट बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसे हर साल इंग्लैंड में किया जाता है। दुनिया का पहला बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट इंग्लैंड के गुइलफोर्ड में किया गया था 1898 में। इस साल का ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया गया। इस साल के ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के मेंस टाइटल के विनर हैं ली शी फेंग। ये एक चाइनीज़ प्लेयर हैं। इस साल की वुमेन्स टाइटल की विनर हैं साउथ कोरिया की आन सी यंग। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले सबमरीन बेस का इनॉग्रेशन किया। इसका नाम था बीएनएस शेख हसीना। इस सबमरीन बेस को बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में बनाया गया। कॉक्स बाज़ार बांग्लादेश का एक टाउन है जो बांग्लादेश के साउथ ईस्ट कोस्ट में है। बांग्लादेश की सरकार फोर्सेस गोल 2030 पे वर्क कर रही है जिसका मेन एम है मिलिट्री फोर्स को ट्रांसफॉर्म करना मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अर्बन लोकल बॉडीज़ को इनवाइट किया है कि वो सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स में पार्टिसिपेट करें। सिटी फाइनेंस रैंकिंग एक प्रकार का इनिशिएटिव है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा म्युनिसिपल बॉडीज़ को इवैल्यूएट करना, उनको रिकॉग्नाइज करना एंड उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना। ULBs अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ का काम होता है किसी भी सिटी एंड टाउन को गवर्न करना, उन्हें संभालना, जहां स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा फुमियो के साथ बायलैटरल डेलीगेशन लेवल बातचीत की है। इस मीटिंग का मेन एम था इंडिया एंड जापान के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना। इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस ईयर को यूनिक कहा क्योंकि इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया कर रही है एंड G7 की प्रेसिडेंसी जापान कर रही है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो कि NTPC लिमिटेड की एक सब्सिडियरी है, इसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। इस जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को तैयार करेगा जिससे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो रिफाइनरीज हैं उनकी पावर रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का एक एम्बिशियस टारगेट है कि वो नेक्स्ट डेकेड तक एक रिन्यूएबल जनरेशन पोर्टफोलियो बिल्ड करे जिसकी कैपेसिटी 60 गीगावाट हो। इस एग्रीमेंट से इंडिया के क्लीन एनर्जी टारगेट्स को अचीव करने में मदद होगी। सिविल 20 इंडिया 2023 के इंसेप्शन कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग नागपुर में की जाएगी। इस मीटिंग को चेयर करेंगी माता अमृतानंदामयी देवी एंड सत्यार्थी फाउंडेशन के फाउंडर एंड नोबल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी, जो कि इस कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट होंगे। सिविल 20 इंडिया G20 का एक ऑफिशियल इंगेजमेंट ग्रुप है जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मीडिएटर का काम करते हैं आम जनता एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ के बीच। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस सिटीजन्स के जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं एंड ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से रन की जाती हैं। ये हैं माता अमृतानंदामयी देवी। ये हैं सत्यार्थी फाउंडेशन के फाउंडर एंड साथ ही साथ नोबल प्राइज़ के विनर कैलाश सत्यार्थी जी। इन्होंने बच्चों को एजुकेशन राइट्स प्रोवाइड कराने
एंड ऐसे बच्चे एंड यंग लोग जिन्हें समाज में दबाया जाता है। इन सभी बच्चों के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई एंड लड़ा। इनके इसी जज्बे को देखकर इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। G20 एक ग्रुप है जिसे 1999 में बनाया गया था। 1990s में ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था एंड इसी समय G20 ग्रुप को बनाया गया था। इसका मेन एम था ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना। इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है एंड ये प्रेसिडेंसी 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। G20 की सेकेंड सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग राजस्थान के उदयपुर में होगी। इसकी फर्स्ट मीटिंग आसाम के गुवाहाटी में हुई थी। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन एम होता है लोगों को अवेयर करना कि जो फॉरेस्ट हैं उनका हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है एंड साथ ही साथ फॉरेस्ट के कंट्रीब्यूशंस एंड उनके सिग्निफिकेंस को समझना। 1971 के 23rd जनरल असेंबली में वर्ल्ड फॉरेस्ट डे को इस्टेब्लिश किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2022 इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली का पर कैपिटा इनकम 7.54% बढ़ा है। 2021 में दिल्ली का पर कैपिटा इनकम था ₹52 लाख एंड 2022 में ये बढ़कर ₹2.72 लाख हो गया है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है किसी भी एरिया में हर एक व्यक्ति कितना पैसा कमाता है, उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम को किसी भी व्यक्ति के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करने में यूज़ किया जाता है। दिल्ली का पर कैपिटा इनकम 2.6 टाइम्स ज़्यादा है नेशनल एवरेज से। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने वेस्ट बंगाल को फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए मनरेगा फंड्स देने से मना कर दिया है। मनरेगा फंड्स का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम फंड। पूरे इंडिया में वेस्ट बंगाल एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसे मनरेगा फंड्स देने से मना किया गया। वेस्ट बंगाल में दिसंबर 2021 में एक ग्राउंड सर्वे किया गया था। इसी सर्वे के बेस पे ये फैसला लिया गया। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक प्रीमियर एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर काम करती है। DRDO का मेन काम है मिलिट्री से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसे 1958 में बनाया गया था। कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड ने लाटॉट साइन किया है DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत लेबोरेटरी के साथ। ये जो लैटॉट साइन किया गया है, इसमें लैटॉट का फुल फॉर्म है लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड सिरेमिक रेडोम्स टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करेगा जिसे मिसाइल सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। सिरेमिक रेडोम्स टेक्नोलॉजी एक प्रकार की स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी टेक्निक या किसी डिवाइस में हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट को देखना। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स वन एथलेटिक्स इवेंट्स के 200 मीटर रेस की विनर रही हिमा दास एंड इसी इवेंट में लॉन्ग जंप की विनर रही एनसी सोजन। रिसेंटली स्काई ट्रैक्स रैंकिंग रिलीज़ की गई जो वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट्स को रैंकिंग देता है। इस वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सेरेमनी में सिंगापुर के चैंगी एयरपोर्ट को वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट का टैग मिला। चैंगी एयरपोर्ट ये टाइटल 12 बार जीत चुकी है। इस रैंकिंग में सेकंड पोजीशन पे है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कतर के दोहा में है। 2023 का स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट स्विट्ज़रलैंड के बेसल में होगा। ये 21 मार्च से स्टार्ट होगा। BWF वर्ल्ड टूर को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये 6 पार्ट्स हैं वर्ल्ड टूर फाइनल्स, सुपर 100, सुपर 750, सुपर 500 एंड सुपर 300। नेपाली विकेट कीपर बैट्समैन आसिफ शेख को क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड का विनर चुना गया। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, इसे हर साल 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। जिस पर्सन को डाउन सिंड्रोम होता है उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि एक डिसऑर्डर है एंड ये बाय बर्थ होता है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC एक इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है। इसका मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना।
एनटीपीसी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनटीपीसी का मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना एंड उसे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को। एनटीपीसी को 1975 में बनाया गया था। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने इंडियन आर्मी के साथ एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के अकॉर्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रकार का रिन्यूएबल हाइड्रोजन होता है जिसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑब्टेन किया जाता है एंड इसे बनाने का जो प्रोसेस होता है वो कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड होता है एंड यही वजह है कि इससे किसी भी प्रकार का पल्यूटिंग एमिशन नहीं होता एंड एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मेन पर्पस है फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी को कम करना एंड डीकार्बोनाइजेशन की तरफ फोकस करना। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है कम से कम कार्बन यूज़ करना जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कम हो एटमॉस्फेयर में। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये एक टास्क फोर्स बनाने वाले हैं जो कि एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा जिसकी मदद से इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट को पता किया जा सकेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब क्या है? किसी भी प्रोडक्ट का जो सफ़र होता है रॉ मटेरियल से लेकर उसके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक एंड प्रोडक्ट के बनने के बाद उस प्रोडक्ट का फाइनल कस्टमर तक के पहुंचने का सफ़र। इस रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल कस्टमर के पास पहुंचने तक जितने भी इन बिटवीन के स्टेप्स हैं उन सभी को मिलाकर टोटल जितना खर्चा होता है उसे कहा जाता है लॉजिस्टिक कॉस्ट। श्रीलंका एशिया का पहला ऐसा कंट्री बनने जा रहा है जो गवर्नेंस डायग्नोस्टिक एक्सरसाइज करेगा एंड ये एक्सरसाइज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अंडर होगी। इस एक्सरसाइज में श्रीलंका के करप्शन एंड श्रीलंका की वल्नरेबिलिटी को देखा जाएगा कि वो कितनी वल्नरेबल है डेब्ट ट्रैप में फंसने के लिए। आज के ही दिन 21 मार्च 1791 में टीपू सुल्तान ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने अपनी हार एक्सेप्ट की थी। आज के ही दिन 21 मार्च 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना फ्लैग डिसाइड किया था। आज के ही दिन 21 मार्च 1957 में इंडिया का नेशनल कैलेंडर लॉन्च किया गया था। आज के ही दिन 21 मार्च 1966 में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS P3 को पोलर ऑर्बिट में प्लेस किया गया था। आज के ही दिन 21 मार्च 1977 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा इंटरनल इमरजेंसी हटाई गई जो कि जून 25, 1975 में लगाई गई थी। इस लेक्चर की PDF आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।